गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी की नोट एड्रेस देते हुए फोर्थ एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो है माइट इज़ राइट की कोई जगह नहीं है एक फ्री ओपन और रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर में, जो कि इंडिया के लिए एक प्रायोरिटी है। तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव इंडियन नेवी का आउटरीच इनिशिएटिव है, एक मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म है। दो साल में एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है। 2017 में पहली बार कंडक्ट किया गया था, फिर 2019 में और फिर 2021 में। ये जो एडिशन है ये फोर्थ एडिशन है और इसको इंडियन नेवी नेवल वॉर कॉलेज के अंडर जो है गोवा में ऑर्गेनाइज करती है। कई कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, खासकर 12 इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज़। और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इसके चीफ गेस्ट है इस बार। ठीक है, रादर हर बार जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ही चीफ गेस्ट होते हैं। इस बार जो है इसका थीम ये मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन था। और अगर हम देखें कि हाइलाइट्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की स्पीच की, तो उन्होंने बोला है कि माइट इज़ राइट की कोई जगह नहीं है फ्री ओपन और रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर में। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज को अधेयर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन क्लॉज को जो है अधेयर करना हमारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो हमारी गाइड होनी चाहिए। नैरो इमीडिएट इंटरेस्ट जो हैं उससे हम उसको हम फुलफ़िल करने के लिए वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉ को जो है डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। फेयर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होने चाहिए, वो क्रूशियल है किसी भी तरह की डिप्लोमेसी के लिए। मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो ज़रूरी है इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के अगेंस्ट। ओके, अब ये एक सरेआम चाइना के अगेंस्ट एक आपको इशारा किया गया है डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आईयूयू फिशिंग जो है उसमें चाइना ही इन्वॉल्व होता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो है चाइना के कंसर्न्स आ रहे हैं हमारे सामने कि चाइना जो है वो इंडियन ओशन रीजन में तेज़ी से अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। तो उस टाइम पर ये जो है ये कॉन्क्लेव में जो ये स्पीच है पर्टिकुलरली उस तरफ इशारा कर रही है। और रीजनल सॉल्यूशंस को रीजनल ही प्रॉब्लम रीजनल प्रॉब्लम्स के रीजनल ही सॉल्यूशन देने की बात इस फोरम में की गई है, ना कि हम सुपर पावर्स को इसमें इन्वॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि स्कूल टीचर जिसने मुस्लिम क्लासमेट को जो है स्लैप करने को कहा था, मुस्लिम क्लास स्टूडेंट्स को कहा था कि मुस्लिम क्लासमेट को स्लैप करो, उनके ऊपर सेक्शन 295A के चार्जेस लगा के आईपीसी के चार्जेस लगाए गए हैं। तो अब ये सेक्शन 295A है क्या? अब ये डेलिबरेट और मेलिशियस एक्ट्स होते हैं अगर, जो कि किसी रिलीजियस फीलिंग्स को अगर आप वायलेट कर रहे हो या आउटरेज कर रहे हो, तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं। क्योंकि आप समझ लो किसी इंसल्ट कर रहे हो रिलीजन को या रिलीजियस बिलीफ को, तो उस पर ये चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई भी पनिशमेंट दी जाती है, कोई भी जो है एक्ट जिससे कि जो कि आप इंसल्ट टू रिलीजन कर रहे हो जिसकी वजह से उसको पनिश करने के लिए सेक्शन 295A ही जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें इंटेंट ही ये है कि किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को वायलेट करना है या आउटरेज करना है। अक्यूज जो है उसने इंसल्ट अब की कब कब लगाया जाता है? जब अक्यूज ने इंसल्ट या अटेम्प्ट टू इंसल्ट किया हो रिलीजन या रिलीजियस बिलीव्स को किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। डेलिब्रेट और मेलिशियस इंटेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जानबूझकर आप जो है किसी की धर्म के को आप जो है वो आउटरीच करना चाहते हो, चाहे शब्दों से, चाहे स्पोकन या रिटन लैंग्वेज में, साइंस में, विजिबल रिप्रेजेंटेशन में या अदरवाइज किसी भी तरह से। और ये एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। पुलिस जो है वो कहीं पर भी कंट्री में एफआईआर लिख सकती है सेक्शन 295A के अंदर। 1957 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी जो है वो अपहोल्ड करते हुए रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो है वो केस में कहा कि ये सिर्फ उन्हीं एक्ट्स पर लागू होगा जिसमें कि डेलिबरेट और मेलिशियस इंटेंट है किसी के धर्म और किसी की धार्मिक भावनाओं को डेलिबरेटली इंसल्ट या अटेम्प्ट टू इंसल्ट करने का है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि जो ये इंसल्ट टू रिलीजन है इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि इससे क्या पब्लिक ऑर्डर भी डिसरप्ट हो सकता है, तभी हम जो है सेक्शन 295A अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन नैनो फ्लोरेट्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो कार्बन नैनोफ्लोरेट्स जो कि आईआईटी बॉम्बे ने रिसर्चर्स ने बनाए हैं, वो सनलाइट को हीट और जो है वो 87% एफिशिएंसी के साथ जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कार्बन नैनोफ्लोरेट्स जो हैं वो मैरीगोल्ड फ्लावर्स की तरह होते हैं, और जो है ये कार्बन से ही बने हुए हैं ऑफ कोर्स। और ये कार्बन नैनोफ्लोरेट्स मटेरियल जो है ये आपके जो है प्रोसेस इसका कैसे था कि सिलिकॉन डस्ट, जिसको डीएफएनएस कहा जाता है, उसको गर्म किया गया फर्नेस में। जब ये हीट हो गया तो उसमें एसिटिलाइन गैस जो है वो चैम्बर में रिलीज़ हुई। जो वाइट पाउडर था वो ब्लैक हुआ। तो इससे ये पता लगा कि ऑफ कोर्स कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो गया डीएफएनएस पे। और उन्होंने उस ब्लैक पाउडर को कलेक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ ट्रीट किया, जिससे कि जो कार्बन पार्टिकल्स थे वो पीछे रह गए। ठीक है। तो जो ये नैनो फ्लोरेट्स हैं, ये सनलाइट को कई तरह की फ्रीक्वेंसीज पे जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट, और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में अनप्रेसिडेंटेड एफिशिएंसी के साथ। ये जो नैनो फ्लोरेट्स हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सोलर थर्मल प्रोसेस में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है। और बहुत ही रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ करते हैं, 87% एफिशिएंसी के साथ। तो हम इसका जो मटेरियल है उसकी शेप भी ऐसी है, कार्बन कोन्स की शेप में है, जिससे कि ये इंश्योर किया जाता है कि बहुत ही कम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है। और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हीमोग्लोबिन। ये टॉपिक भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट डिस्कवरी हुई है जिसमें ये पता लगा है कि हीमोग्लोबिन जो है सिर्फ रेड ब्लड सेल्स द्वारा ही जो है वो इस्तेमाल ही नहीं होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू बॉडीज टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करता है बैक टू द लंग्स। ये जो है 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है जो कि कनेक्टेड होते हैं टुगेदर। और हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन बनाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेप ऑफ आरबीसीज को मेंटेन करने में। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर हो तो उससे शेप ऑफ आरबीसीज जो है वो डिसरप्ट हो सकती है, और उनकी फंक्शनिंग और फ्लो जो है वो थ्रू ब्लड वेसल्स वो भी डिसरप्ट हो सकता है। लोअर दैन नंबर ऑफ आरबीसीज जो है बॉडी में, उससे एनीमिया होता है, और हीमोग्लोबिन के जो लेवल होते हैं वो इस नंबर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आरबीआई ने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अनरिम्यूनरेटिव ब्रांचेस जो हैं अपनी, वो बिना परमिशन के सेंट्रल बैंक के उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं क्या? ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और ये बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं हिंटरलैंड में फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि ये ब्रांचेस प्राइमरीली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ को केटर कर रही हैं। ये डीसीसीबीज जो हैं ये फाइनेंस देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इन द डिस्ट्रिक्ट, और एक एज अ लिंक ये काम करते हैं प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बीच में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम देखें तो ये डीसीसीबीज जो हैं ये बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की, वो डीसीसीबीज के थ्रू ही की जाती है। डीसीसीबीज के 3 सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, इनकी खुद की शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, जो पब्लिक का डिपॉजिट होता है वो, और लोन्स फ्रॉम स्टेट टू कोऑपरेटिव लोन्स फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर हम मेन फंक्शंस देखें डीसीसीबीज के, तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंबर सोसाइटीज़, बैंकिंग बिजनेस, एक बैलेंसिंग सेंटर का भी काम करते हैं ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए, नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, और ऑफ कोर्स सुपरवाइज और इंस्पेक्ट भी करते हैं ये आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को। ठीक है। और ये पब्लिक को डायरेक्टली भी लैंड कर सकते हैं नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Goa Maritime Conclave. This topic is important for your security section. So in the keynote address at the 4th edition of Goa Maritime Conclave, Defense Minister has said that might is right has no place in a free, open and rule-based maritime order. And India also believes in a free, open and rule-based maritime order, which is a priority for all of us. So
Goa Maritime Conclave is the Indian Navy's outreach initiative, and it provides a multinational platform to harness the collective wisdom of practitioners of maritime security. So it's a biennial event, which means that it is held once in 2 years, and the first one was held in 2017. Then now this is the fourth edition, which is being held, which was held in the last 2 days by Indian Navy under the aegis of Naval War College in Goa. So, of course, it was also participated by 12 Indian Ocean littoral countries. So, Defense Minister of India was the chief guest of it. So, the theme of this year's edition was Maritime Security in the Indian Ocean Region, converting common maritime priorities into collaborative mitigating frameworks. So, what are the key highlights of Defense Minister's speech? So, he said that might has is right has no place in a free, open, and rule-based maritime order. So, absence to international maritime laws. I'm sorry, adherence to international maritime laws must be our guide. For example, UN clause, it should be our guide in any future endeavors. So, narrow immediate interest must not be allowed to flout or disregard the well established international law. Fair rules of engagement are crucial for fostering collaboration, and our problems are common, so that's why problems, we should call them problems without a passport, like piracy, drug trafficking, terrorism, arms smuggling, etc. He also talked about a multinational collaborative effort to tackle illegal, unreported, and unregulated fishing, which is, of course, a direct signal to China because China is involved in it. Okay, so what is the significance of this GMC 2023? So it comes amidst growing concerns about China regarding its expensive footprint in the Indian Ocean region. So the aim of the forum is to find regional solutions to regional problems. Okay, so the next topic is Section 295 of IPC. This topic is important for your polity section. Uttar Pradesh government has recently told the Supreme Court that the school teacher who had allegedly goaded students to slap a Muslim classmate may face charges under Section 295A of Indian Penal Code. So, what is Section 295 of IPC? So, the object of 295A is to punish deliberate and malicious acts which are intended to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. It only punishes an aggregated form of insult to religion when it is perpetrated with the deliberate and malicious intent of outraging the religious feelings of a class. Okay, so the accused must insult or attempt to insult the religion or religious beliefs of any class of citizens of India. Only then, of course, Section 295A would apply. The insult must be made with a deliberate and malicious intention by other words, spoken or written, by signs, by visible representation or otherwise, and it's a cognizable, non-bailable, and non-compoundable offense, and the police can register an FIR anywhere in the country. Okay. So, what has the Supreme Court ruled regarding this? In 1957, a constitution bench of Supreme Court upheld the constitutionality of the Ramji Lal of this section in Ramji Lal Modi versus State of UP case. The court also said that only those acts of or insults must or attempts to insult can be penalized under this provision if they are perpetrated under the with the deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of that class. Okay, the court further clarified that provision would only apply to aggravated forms of insult to religion which are calculated to disrupt public order. Okay. So the next topic is carbon nanofluorides. This topic is important for your science and tech section. So carbon nanofluorides made by IIT Bombay researchers can convert incident sunlight to heat with 87% efficiency. So these carbon nanofluorides are like tiny marigold flowers, which are made of only of carbon, and they are called as the material carbon nanofluorides. So researchers heated a special form of silicon dust called DFNS in a surface in a furnace, and once heated it was acetylene gas was introduced into the chamber. Then white powder turned black and carbon had been deposited on the this silicon dust DFNS, and they collected this black powder and treated it with a strong chemical to leave carbon particles behind, and this carbon nanofluorides was found to be absorbing sunlight at many
frequencies and converting them into heat with unprecedented efficiency. So these nanofluorides converted the light energy they absorbed into thermal energy, and this is a process called the solar thermal conversion with a remarkable efficiency of 87%. So of course, these nanofluorides could absorb three frequencies of sunlight: infrared, visible light, and ultraviolet. So because of the shape of this material, these of carbon cones, they could ensure that only little amount of sunlight could be reflected back. So the next topic is hemoglobin. This topic is important for your science and tech section. A recent discovery has revealed that hemoglobin is not used by red blood cells alone. So hemoglobin is an iron-containing protein which is found in the red blood cells, and it carries oxygen from the lungs to the body's tissues, and it also returns carbon dioxide from the tissues back to the lungs for eventual excretion. So it is made up of four proteins molecules, globulin chains, which are connected together. Hemoglobin forms an unstable, reversible bond with oxygen. It also plays an important role in maintaining the shape of RBCs. Abnormal hemoglobin structure can therefore disrupt the shape of RBCs and impede their functioning and flow through blood vessels. If you have lower than normal number of lower than normal number of RBCs or low hemoglobin level, it is referred to as anemia. Okay, it is a condition of a low red blood cell count. In that case, of course, iron supplementation is given. Okay, so the next topic is district central cooperative banks. This topic is important for your economy section. So RBI has recently said that district central cooperative banks are allowed to close their unremunerative branches without prior permission from the central bank. So a DCCB is a rural cooperative bank which operates at the district level in various parts of the country, and it is established to provide banking to rural hinterland for agriculture sector, with branches primarily operating in rural and semi-urban areas. So it provides finance to all the cooperative societies in the district, and it acts as a link between primary cooperative society and the state cooperative bank. At the district level, this DCCB works as a banker of state government, and all the financial transactions of cooperative sector are conducted through DCCB. So DCCBs have their own sources of fund, their own share capital and reserves, deposits from the public, and loans from the state cooperative banks. So what are the main functions of these DCCBs? So they meet the credit requirements of member societies, they perform banking business, they act as balancing center for primary agriculture credit societies. They also undertake non-credit activities. They maintain a close contact with PACs, and they provide leadership and guidance to them. They also supervise and inspect those PACs. They provide a safe place for investment of resources of PACs, and they also can lend directly to the public for non-agricultural purposes. Okay, of course, within the area of their operation. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.